अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी आज कतर क्राइसिस पे लेक्चर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कतर कहां पे लोकेट कर रहा है। तो ये रहा कतर का ज्योग्राफिकल मैप और जो कतर के नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे सऊदी अरबिया, यहाँ पे यूएई और यहाँ पे बहरीन। तो आप यहाँ से देख लें कि कतर की हद से ज्यादा ज्योग्राफिकल एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया को हद से ज्यादा तेल सप्लाई करती हैं। और ये जो एरिया है इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, इस एरिया को। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो दुनिया को 1/3 ऑयल मिलता है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को क्रॉस करके बाद में पूरी दुनिया में ऑयल चला जाता है। मतलब कि दुनिया को जो 33% ऑयल मिलता है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को क्रॉस करता हुआ पूरी दुनिया को मिलता है। तो इससे ये बात आप समझ लें कि हद से ज्यादा एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है इन कंट्रीज की। तो इनके साथ साथ कतर की भी हद से ज्यादा ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बिल्कुल करीब है और हद से ज्यादा कतर भी रिच है गैस और ऑयल में प्रोड्यूस करने में। तो आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि कतर जो क्राइसिस चल रहा है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कौन सी कंट्रीज के दरमियान स्टार्ट हुआ। अब क्या था कि सऊदी एंड इट्स अलाइड कट्स ऑफ देयर रिलेशंस विद कतर ऑन 5 जून 2017। अब क्या हुआ कि 5 जून 2017 को सऊदी अरबिया, बहरीन, इजिप्ट, यूएई, लिबिया और यमन ने क्या किया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया कतर के साथ। और इवन के इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे, जो ताल्लुकात थे कतर के साथ, उनको भी इन कंट्रीज ने खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ कि 48 आवर्स टू कतारी डिप्लोमेट्स एंड 14 डेज टू सिविलियंस। अब इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने 48 आवर्स दिए, मतलब कि 2 दिन दिए जो कतारी डिप्लोमेट्स रह रहे थे इन कंट्रीज में, उन्हें दिए कि भाई आपको 2 दिन है, हमारी कंट्रीज को छोड़कर कहां पे चले जाओ, कतर में चले जाओ। और जो कतर के सिविलियंस रह रहे थे इन कंट्रीज में, उन्हें दिए 14 डेज कि भाई हमारी कंट्रीज को छोड़कर अपनी कंट्री कहां पे चले जाओ, कतर में चले जाओ। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ताल्लुकात और ज्यादा खराब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी क्लोज्ड इट्स बॉर्डर, सऊदी ने भी अपनी बॉर्डर को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद अब ये था मेन इशू जब कतर क्राइसिस स्टार्ट हुए। अब देखेंगे कि कतर क्राइसिस कौन सी बातों की वजह से स्टार्ट हुए हैं, तो हिस्टोरिकल इवेंट देखेंगे। अब क्या हुआ कि ऑन 20 मई 2017 यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली विजिटेड सऊदी फॉर 2 डेज। के 20 मई 2017 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल विजिट किया सऊदी को। और फिर वहां पे क्या हुआ कि ट्रंप मेड ए स्पीच अगेंस्ट ईरान एंड सेड वी वुड आइसोलेट ईरान बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इशू। अब यहां पे ट्रंप ने स्पीच की, कहा किसके खिलाफ, ईरान के अगेंस्ट में, सऊदी अरबिया में। और ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को आइसोलेट कर दूंगा, बिल्कुल तनहा कर दूंगा। क्यों, किसकी वजह से, न्यूक्लियर इशू की वजह से मैं ईरान को आइसोलेट करूंगा। अब जब ये ट्रंप ने स्पीच की तो ये सऊदी के भी बात आप फेवर में कर दें या नेशनल इंटरेस्ट में कर दें, सऊदी भी यही चाहता है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कतर्स अमीर शेख तमीम बिन हमाद हैज क्वेश्चन्ड ओवर ट्रंप स्पीच। अब उसके बाद एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम, उसने इस स्पीच को बिल्कुल कंडेम किया। उसने कहा कि ये बात आपने गलत की है, ये ठीक नहीं, आप क्यों ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो ये था मेन इशू। जब ये पता चला सऊदी अरबिया को कि कतर के अमीर ने ये बात कही है, तो सऊदी अरबिया को भी हद से ज्यादा इस बात पे गुस्सा आया और जो उसके अलाइज थे उनको भी हद से ज्यादा गुस्सा आया। अब आगे ये बात करेंगे कि क्यों, कौन सी वजह थी जो इवन के इस थोड़ी बहुत स्टेटमेंट की वजह से सऊदी ने बिल्कुल रिलेशन खत्म कर दिए। और इवन के ट्रंप क्यों चाहता है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए, ये मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब यहां पे आप देख लें, सबसे पहले ये बताऊंगा कि यूएसए क्यों चाहता है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। अब ये रहा ईरान का मैप, ये रहा इसराइल का मैप। अब यहां पे देखें
जो हद से ज्यादा इसराइल को टफ टाइम मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है और यहाँ पे लबनान से और जो हिजबुल्लाह उसे टफ टाइम देता है। तो इसलिए यूएसए का यही मानना है कि किसी भी बुनियाद पर किसी भी वे से ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बने। अगर ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर बना तो शायद इसराइल को हद से ज्यादा टफ टाइम दे। तो इसलिए यूएसए चाहता है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। अब देखेंगे कि सऊदी अरबिया क्यों चाहता है कि ईरान को टफ टाइम दिया जाए। अब यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। सऊदी अरबिया और ईरान जैसे मैंने पहले लेक्चर किया था, कोल्ड वॉर जो चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान, अब यहाँ पे भी ऐसे समझ लें कि कोल्ड वार चल रही है। बहुत से इश्यूज ऐसे हुए हैं जिसकी तरफ सऊदी है तो दूसरी अपोजिट पार्टी की तरफ ईरान है, अगर किसी पार्टी की तरफ ईरान है तो दूसरी पार्टी की तरफ सऊदी अरबिया है। तो इसलिए सऊदी अरबिया भी चाहता है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब का यही मानना है कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं, जो ये कंट्रीज हैं, उनका तो मेंबर या लीडर हुई हूं, उसके साथ साथ जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है मैं उसका भी रिप्रेजेंटेटिव बनूं। तो इसलिए सऊदी अरबिया का भी यही मानना है ईरान को आइसोलेट किया जाए। अब ये थी बातें। अब मेन इशू आपको समझा रहा हूं। अगर आप आईआर से ताल्लुक रखते हैं, आईआर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यह बात समझ आ चुकी होगी कि किसी भी एक पॉइंट की वजह से किसी भी कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात हद से ज्यादा खराब नहीं होते। क्यों? अब लेट सपोज कतर पे इशू पे ही बात चल रही है कि ट्रंप आया और ट्रंप ने स्पीच की किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? जो भी अलाइज कंट्री थे सऊदी के, उन्होंने क्या किया? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया। तो इनसे आप एक बात समझ लें कि एक पॉइंट की वजह से किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनते और किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म नहीं होते। तो इसके साथ साथ हाँ ठीक है, ट्रंप की जो स्पीच हुई उसके बाद जो अमीर थे जो कतर के, उनकी जो स्टेटमेंट आई, ठीक है, ये भी एक पॉइंट था, मगर इसके साथ साथ हिस्टोरिकल और भी बहुत ही इशू होंगे जिसकी वजह से ये कतर क्राइसिस या डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हुए। तो अब उन पे बात करेंगे। अब देखें यहां पे पहला पॉइंट, सऊदी वॉज नॉट हैप्पी इवन बिफोर, मतलब कि सऊदी जो स्पीच हुई ट्रंप की ऑफिशियल विजिट से पहले या जो कतर के अमीर थे उसकी स्टेटमेंट से पहले भी सऊदी कतर से खुश नहीं था, बिकॉज सऊदी वांटेड टू लीड जीसीसी। अब क्या था कि सऊदी जीसीसी कंट्री जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उन्हें लीड करना चाहता था हर वक्त, जो 1981 में बनाई गई थी। फिर क्या हुआ? बट कतर वांटेड टू लीड इट्स कंट्री इन देयर ओन वे। अब सऊदी का यही मानना था कि जो जीसीसी के जो भी मेंबर कंट्री हैं, अगर मैं चाहूं कि किसी कंट्री के साथ हमें ताल्लुकात रखने हैं तो जीसीसी जो भी जीसीसी की कंट्रीज हैं वो कहें ठीक है हम ताल्लुकात रखेंगे। अगर मैं कहूं कि किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात नहीं रखने तो जीसीसी की जो भी कंट्रीज हैं वो भी कहें कि हमें ताल्लुकात नहीं रखने। मगर यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे कतर भी कुछ सऊदी अरबिया की सुनता था, मगर हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि कतर भी अपनी चलाता था, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखता था, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखकर कुछ डिसीजन खुद लेता था। तो ये बातें जो थी तो ये बातें सऊदी अरबिया की नेशनल इंटरेस्ट में नहीं थी। तो इन बातों ने भी ताल्लुकात खराब किए सऊदी अरबिया और कतर के दरमियान। और ऑन फॉरेन पॉलिसी, और कतर अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहता था जो सऊदी अरबिया को इतनी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि सऊदी चाहता था कि जो मेरी फॉरेन पॉलिसी हो उस फॉरेन मेरी पॉलिसी को सारी जीसीसी कंट्रीज उन्हें फॉलो करें। अब दूसरा पॉइंट ये था कि एक तो कतर अपनी चला रहा था जिस वजह से सऊदी और कतर के दरमियान ताल्लुकात खत्म हुए, और दूसरा पॉइंट यह था कि राइज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या ताल्लुक है इन कतर और सऊदी के ताल्लुकात खराब करने में? ये अब देखें कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी या है जो 1928 में बनाई गई। और क्या हुआ? In 2011 Arab Spring, it formed a new party called Freedom and Justice to contest election. जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, जो भी तानाशाह थे उनके जब तख्त गिराए गए, तो उस वक्त क्या हुआ कि इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फ्रीडम एंड जस्टिस। क्यों? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो फिर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया। तो वहां पे इजिप्ट में हुकूमत किसकी थी? हुस्नी मुबारक थी, जो 1987 से रूल कर रहा था 2011 तक। फिर 2011 में जब उसकी हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद जो रूलर बना या प्रेसिडेंट बना वो बना मोहम्मद मुर्सी, और ये एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट था किसका? इजिप्ट का। अब ये किसकी पार्टी का था? ये था फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी का मोहम्मद मुर्सी। अब ये जब बना तो उसके एक साल के बाद इसकी गवर्नमेंट गिराई गई। अब और इसकी गवर्नमेंट जब गिराई भी गई और इसको मोहम्मद मुर्सी को भी अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन 2014 मुस्लिम ब्रदरहुड डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप बाय रशिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरबिया। और उसके बाद जब इसकी मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद इसको टेररिस्ट ग्रुप कहा गया। किसने कहा? सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, इजिप्ट ने, रशिया ने। अब यहां पे दो बातें आपको समझ आ चुकी होगी कि कतर और सऊदी के दरमियान ये क्या बात थी मुस्लिम ब्रदरहुड की, और सऊदी इसे क्यों बैन करना चाहता था या उसने क्यों बैन किया। अब ये आपको आगे में इस पॉइंट में बता रहा हूं। अब ये यहां पे ये था कि मुस्लिम ब्रदरहुड पे पहले भी मिलिट्री क्रैकडाउन हुए थे, जैसे 2014 में हुए या 2012 में हुए, उससे पहले भी 48 में हुए थे, 54 में और 55 में भी हुए थे, क्योंकि ये हद से ज्यादा ऐसे समझने के मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इराक, कवैत। अब ये इस बात को आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया क्यों मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट था। अब ये हुआ कि इराक एंड कवैत वार एंड ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। अब जब इराक ने जब अटैक किया था कवैत पे, और उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक को या सद्दाम को टाइम पीरियड दिया था कि 15 जनवरी 1991 तक आप कवैत को छोड़कर चले जाओ। अगर आपने कवैत को नहीं छोड़ा तो हम मिलकर आप पे अटैक करेंगे। और जब 15 जनवरी को सद्दाम हुसैन ने कवैत को नहीं छोड़ा तो फिर क्या हुआ? फिर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड स्टार्ट की गई। किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ या सद्दाम हुसैन के खिलाफ। तो उसमें बहुत सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे सऊदी अरबिया ने भी पार्टिसिपेट किया उस ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में सद्दाम के खिलाफ। तो उस वक्त ही ताल्लुकात खराब हुए सऊदी अरबिया में और मुस्लिम ब्रदरहुड में, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ने कहा कि आपने क्यों ज्वाइन किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इराक के खिलाफ। तो इस वजह से मुस्लिम ब्रदरहुड और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात खराब हुए। और उसके बाद जब बैन लगाया गया, इस रशिया ने, इजिप्ट ने, यूएई ने और सऊदी ने जब मिलकर इस मुस्लिम ब्रदरहुड पे बैन लगाया तो कतर ने कहा कि भाई ये आप बातें गलत कर रहे हैं, आप इन पे बैन नहीं लगाओ। तो ये भी एक पॉइंट था कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्ट में था और सऊदी मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट में था, जिस वजह से भी ताल्लुकात थोड़े बहुत 2014 में खराब हुए। अब देखें उसके बाद क्या हुआ कि राइज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड वाज नॉट इन द फेवर ऑफ सऊदी बट कतार वाज सपोर्टिंग देम। जैसे मैंने बता दिया कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड का राइज था वो सऊदी को लग रहा था कि हमारे ताल्लुकात जब 1991 में जो इराक कवैत वार हुई थी उसके बाद ठीक नहीं है, मगर कतर उन्हें सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक पॉइंट था। और उसके बाद क्या हुआ? इन 2014 सऊदी कट्स देयर टेम्पररी रिलेशंस विद कतर। तो 2014 में भी सऊदी ने कतार के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टेम्पररी तौर पे खत्म कर दिए। इवन नहीं कि 2017 में सिर्फ खत्म किए, मगर 2014 में भी इस बातों की वजह से उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टेम्पररी खत्म कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ? जो थर्ड नंबर पॉइंट वो ये है कि इन 2017 कतार बिकेम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गैस। अब जब सेकंड लार्जेस्ट दुनिया का बड़ा इंपोर्टर गैस का बना तो ये बातें भी ठीक नहीं लग रही थी सऊदी अरबिया को और इवन जो जीसीसी कंट्रीज हैं। और उसके बाद जो ये पॉइंट है कि इन 1995 कतर एक्सपोर्टेड इट्स नेचुरल गैस फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट गैस फील्ड द साउथ पर्स एंड नॉर्थ डोम फील्ड। 1995 में कतर ने सबसे पहले नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट किया अपनी दो बड़ी फील्डों में से, साउथ पर्स एंड नॉर्थ डोम फील्ड। अब देखेंगे आगे
तो ये है साउथ पर्स और नॉर्थ डोम फील्ड, जिसके कुछ एरियाज ईरान के अंडर में आते हैं और कुछ एरियाज कतर के अंडर में आते हैं। तो इसलिए कतर का यही मानना था या ये चाहता था कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखें, क्योंकि ईरान के साथ मेरी दो जो बड़ी फील्डें हैं उनके कुछ एरिया ईरान के भी साथ हैं। तो ये बातें काबिल कबूल नहीं थी सऊदी अरबिया को, और कतर के कुछ ताल्लुकात थे और इवन के सपोर्ट भी कर रहा था किसको, हिजबुल्लाह को। और ये बातें भी सऊदी अरबिया को, इवन के यूनाइटेड स्टेट को भी ये बातें काबिल कबूल या पसंद नहीं थी। तो ये थे कतर क्राइसिस। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट था वो था कि रैपिड अचीवमेंट ऑफ कतर मेड ऑल इट्स नेबर इनसिक्योर। जैसे मैंने पहले बता दिया, जब इतनी जल्दी कतर एक आगे आ रहा था, उन अचीवमेंट कर रहा था, तो उनके जो भी नेबर्स कंट्री थे ये भी उन्हें भी ये बातें ठीक नहीं लग रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि पॉइंट नंबर 5, कतर ट्राइड गुड रिलेशंस विथ ईरान एज वेल एज हिजबुल्लाह। जैसे मैंने आपको स्लाइड में बता भी दिया कि वो ईरान के साथ अपनी जो दो बड़ी फील्ड थी उसकी वजह से ताल्लुकात रखना चाहता था, और इवन के हिजबुल्लाह के साथ भी। तो ये थे कतर क्राइसिस। अब 2018 में कहां पे आकर पहुंची कि ऑन 10 अप्रैल 2018 ट्रंप मीट विद कतर अमीर। अब 10 अप्रैल को ट्रंप ने एक मीटिंग की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कतर के अमीर थे। और उसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट की कि ट्रंप सेड अमीर ऑफ कतर वॉज अ ग्रेट फ्रेंड होम ही न्यू लॉन्ग बिफोर एंटरिंग इन पॉलिटिक्स। उसने कहा कि मैं इसको हद से ज्यादा जानता हूं, इवन के पॉलिटिक्स में, सियासत में आने से भी पहले। तो ये थे कतर क्राइसिस, जो मैंने आपको एक डिटेल में बता दिए कि जो ट्रंप की स्पीच के बाद और जो उसके अमीर ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद ताल्लुकात हद से ज्यादा खराब हो गए। और इवन के ये एक पॉइंट था जिस वजह से ताल्लुकात खराब हो गए, मगर उसके साथ साथ बहुत और ही हिस्टोरिकल इवेंट थे जिन्होंने कतर क्राइसिस करवाया या जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।